नमस्ते छात्रों। आज हम फिटर ट्रेड थ्योरी के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक अध्याय बंधक यानी फास्टनर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। औद्योगिक जगत में मशीनों का निर्माण हजारों छोटे बड़े पुर्जों को जोड़कर किया जाता है और इन पुर्जों को आपस में सही तरीके से जोड़ने की कला ही इस अध्याय का सार है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा सिखाया है, किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले उसके बुनियादी नियमों को समझना अनिवार्य है। इस अध्याय के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। पहला, हमेशा कार्य की प्रकृति और मजबूती की आवश्यकता के अनुसार सही फास्टनर अस्थायी, अर्धस्थायी या स्थायी का चुनाव करें। दूसरा, नट और बोल्ट को कसते समय सही साइज के स्पैनर का ही उपयोग करें ताकि बोल्ट के किनारे खराब न हों। तीसरा नियम, वाइब्रेशन या झटकों वाले स्थानों पर हमेशा लॉकिंग डिवाइस जैसे स्प्रिंग वॉशर या लॉक नट का प्रयोग करें ताकि जोड़ अपने आप न खुले। और चौथा, फास्टनर्स पर जंग लगने से बचाने के लिए उन पर उचित ग्रीस या लुब्रिकेंट का प्रयोग करें। छात्रों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बंधक फास्टनर आखिर है क्या। जब हम दो या दो से अधिक पुर्जों को किसी युक्ति की सहायता से इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें, तो उस युक्ति को फास्टनर कहते हैं और इस प्रक्रिया को फास्टनिंग कहा जाता है। मशीनों में फास्टनिंग 3 प्रकार की होती है। पहली है अस्थायी फास्टनिंग, टेम्पररी फास्टनिंग, जिसमें नट, बोल्ट की और स्क्रू का उपयोग होता है। इसमें हम जब चाहें पुर्जों को बिना नुकसान पहुंचाए अलग कर सकते हैं। दूसरी है अर्धस्थायी फास्टनिंग, सेमी परमानेंट फास्टनिंग, जैसे रिवेटिंग और सोल्डरिंग। इसमें पुर्जों को अलग करते समय फास्टनर तो खराब हो जाता है लेकिन पुर्जे सुरक्षित रहते हैं। तीसरी है स्थायी फास्टनिंग, परमानेंट फास्टनिंग, जैसे वेल्डिंग और ब्रेजिंग। इसमें पुर्जों को अलग करने के लिए उन्हें या तो काटना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है, जिससे पुर्जे और फास्टनर दोनों खराब हो सकते हैं। आज हमारा मुख्य ध्यान अस्थायी बंधकों पर रहेगा, जिनमें बोल्ट सबसे प्रमुख है। बोल्ट एक बेलनाकार छड़ होती है जिसके एक सिरे पर हेड बना होता है और दूसरे सिरे पर चूड़ियां थ्रेड्स कटी होती हैं। यह आमतौर पर माइल्ड स्टील या हाई टेंसाइल स्टील से बनाए जाते हैं। बोल्ट के कई प्रकार होते हैं जिन्हें उनके हेड की आकृति के आधार पर पहचाना जाता है। सबसे आम है हेक्सागोनल हेड बोल्ट, जिसके 6 पहलू होते हैं और इसे स्पैनर से आसानी से घुमाया जा सकता है। इसके अलावा स्क्वायर हेड बोल्ट का उपयोग उन जगहों पर होता है जहां बोल्ट को घूमने से रोकना हो, जैसे मशीन की बॉडी के खांचों में। टी हेड बोल्ट का उपयोग मशीन बेड के टी स्लॉट्स में जॉब को क्लिप करने के लिए किया जाता है। इनके साथ ही आई बोल्ट का विशेष महत्व है, जिसका उपयोग भारी मशीनों को उठाने या लटकाने के लिए किया जाता है। बोल्ट के बाद बारी आती है नट की। नट एक ऐसी युक्ति है जिसमें भीतरी चूड़ियां इंटरनल थ्रेड्स कटी होती हैं और इसे बोल्ट के ऊपर कसकर पुर्जों को पकड़ा जाता है। नट भी कई प्रकार के होते हैं। हेक्सागोनल नट सबसे अधिक प्रचलित है। स्क्वायर नट का उपयोग लकड़ी के कार्यों या उन जगहों पर होता है जहां नट को एक खांचे में फिक्स करना हो। एक विशेष नट होता है जिसे विंग नट या पंखुड़ी नट कहते हैं। इसे हाथ से ही आसानी से खोला और कसा जा सकता है, जैसे कि हेक्सा फ्रेम में। इसी तरह कैप नट और डोम नट का उपयोग बोल्ट के सिरों को ढकने और रिसाव रोकने के लिए किया जाता है। नर्ल नट का उपयोग उन यंत्रों में होता है जहां सूक्ष्म समायोजन फाइन एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। फास्टनिंग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है वॉशर धातु की एक पतली गोल डिस्क होती है जिसके बीच में छेद होता है। इसका मुख्य कार्य बोल्ट के दबाव को बड़े क्षेत्र में फैलाना और पुर्जों की सतह को खराब होने से बचाना है। साधारण कार्यों के लिए प्लेन वॉशर का उपयोग होता है, लेकिन जहां कंपन वाइब्रेशन अधिक हो वहां स्प्रिंग वॉशर लगाया जाता है। स्प्रिंग वॉशर नट पर निरंतर दबाव बनाए रखता है जिससे वह ढीला नहीं होता। इसके अलावा टैब वॉशर और लॉकिंग वॉशर का उपयोग नट को पूरी तरह से लॉक करने के लिए किया जाता है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। छात्रों, अब हम स्क्रू के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रू बोल्ट के समान ही होते हैं, लेकिन इनमें अंतर यह है कि इन्हें कसने के लिए नट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पुर्जे के अंदर ही चूड़ियां कटी होती हैं। हल्के कार्यों के लिए मशीन स्क्रू और सेट स्क्रू का उपयोग होता है। ग्रब स्क्रू, जिसे हेडलेस स्क्रू भी कहते हैं, इसका उपयोग पुली या गियर को शाफ्ट पर घूमने से रोकने के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में सेल्फ टैपिंग स्क्रू भी आते हैं जो धातु या प्लास्टिक में अपनी चूड़ियां स्वयं काटते हुए अंदर जाते हैं। इनका उपयोग शीट मेटल वर्क्स में बहुत अधिक होता है। एक और विशेष फास्टनर है स्टड एक ऐसी छड़ है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती हैं और बीच का हिस्सा सादा होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक पुर्जा बहुत भारी हो और उसे बार बार खोलने की जरूरत हो। स्टड का एक सिरा स्थायी रूप से मशीन बॉडी में कस दिया जाता है और दूसरे सिरे पर नट लगाकर दूसरे पुर्जे को जोड़ा जाता है। जोड़ों की सुरक्षा के लिए लॉकिंग अरेंजमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। नट को अपने आप खुलने से रोकने के लिए हम लॉक नट या चेक नट का उपयोग करते हैं, जिसमें एक मुख्य नट के ऊपर दूसरा पतला नट कसा जाता है।
स्प्लिट पिन विधि में बोल्ट के छेद में एक पिन डालकर उसे फैला दिया जाता है जिससे नट बाहर नहीं निकल पाता। कैसल नट और स्लॉटेड नट इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं जिनमें पिन फंसाने के लिए खांचे बने होते हैं। छात्रों, सबसे पहले हम फाउंडेशन बोल्ट की बात करेंगे। ये साधारण बोल्ट नहीं होते। इनका उपयोग भारी मशीनों को कारखाने के फर्श या कंक्रीट के आधार पर मजबूती से जकड़ने के लिए किया जाता है। चूंकि मशीनें चलते समय बहुत अधिक कंपन और झटका पैदा करती हैं, इसलिए उन्हें जमीन से बांधे रखना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। फाउंडेशन बोल्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे आई फाउंडेशन बोल्ट, रैक बोल्ट और लेविस बोल्ट। आई बोल्ट का निचला हिस्सा मुड़ा हुआ होता है जिससे वह कंक्रीट में अच्छी पकड़ बना लेता है। वहीं लेविस बोल्ट की बनावट ऐसी होती है कि इसे जरूरत पड़ने पर कंक्रीट से बाहर भी निकाला जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण युक्ति है कुंजी की। ये धातु का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसे शाफ्ट और पुली या गियर के बीच बने कीवेट में फिट किया जाता है। इसका मुख्य कार्य शाफ्ट की घूर्णन गति रोटेशनल मोशन को पुली तक पहुंचाना है ताकि शाफ्ट के घूमने पर पुली फिसले नहीं। कुंजी कई प्रकार की होती है। संक की वह होती है जो आधी शाफ्ट में और आधी हब में धंसी होती है। फैदर की शाफ्ट के साथ जुड़ी रहती है और हब को अक्षीय दिशा एक्सियल डायरेक्शन में खिसकने की अनुमति देती है। एक बहुत ही विशेष कुंजी है वुडरफ की जो अर्धवृत्ताकार हाफ मून शेप होती है। इसका उपयोग अक्सर ऑटोमोबाइल इंजन के टेपर शाफ्ट पर किया जाता है क्योंकि यह शाफ्ट के साथ खुद को आसानी से अलाइन कर लेती है। अब बात करते हैं कॉटर की। अक्सर छात्र कुंजी और कॉटर में भ्रमित हो जाते हैं। याद रखें, कुंजी का उपयोग रोटरी मोशन घूमने वाली गति को ट्रांसफर करने के लिए होता है, जबकि कॉटर का उपयोग दो छड़ों रॉड्स को इस प्रकार जोड़ने के लिए होता है जहां उन पर खिंचाव टेंशन या दबाव कंप्रेशन पड़ रहा हो। कॉटर एक चपटा टेपर किया हुआ टुकड़ा होता है जिसे दो पुर्जों के आर पार बने स्लॉट में ठोक कर फिट किया जाता है। फास्टनिंग के आधुनिक तरीकों में रिटेनिंग रिंग्स या सर्कलअप्स का बहुत बड़ा हाथ है। ये स्प्रिंग स्टील के छल्ले होते हैं जिन्हें शाफ्ट के खांचों में फिट किया जाता है ताकि बेरिंग या गियर अपनी जगह से बाहर न निकलें। ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल जो छेद के अंदर फिट होते हैं और एक्सटर्नल जो शाफ्ट के ऊपर फिट होते हैं। इन्हें निकालने या लगाने के लिए एक विशेष उपकरण सिरक्लिप प्लायर का ही उपयोग करना चाहिए। छात्रों, अब हम जिग्स एंड फिक्सचर्स में इस्तेमाल होने वाले फास्टनर्स की सूक्ष्म जानकारी लेंगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन मास प्रोडक्शन के दौरान हमें ऐसे क्लैम्प्स की ज़रूरत होती है जो जॉब को जल्दी से पकड़ सकें और छोड़ सकें। यहाँ कैम क्लैम्प और टॉगल क्लैम्प बहुत काम आते हैं। ये फास्टनर्स बिना किसी चाबी या स्पैनर के केवल एक लीवर को दबाने से जॉब को मजबूती से जकड़ लेते हैं। अध्याय का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है पिन छोटे बेलनाकार या टेपर किए हुए औजार होते हैं जिनका उपयोग दो पुर्जों की पोजीशन को फिक्स करने के लिए किया जाता है। डावल पिन का उपयोग अक्सर मशीनों के दो हिस्सों को आपस में सटीक रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे बार बार खोलने के बाद भी अपनी सही जगह पर फिट हों। स्प्लिट पिन के बारे में मैंने आपको बताया ही था, जो नट को लॉक करने के काम आती है। इसके अलावा क्लेविस पिन का उपयोग वहां होता है जहां जोड़ को थोड़ा घूमने की आज़ादी देनी हो। छात्रों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिवेट क्या है। रिवेट एक अर्धस्थायी सेमी परमानेंट बंधक है जो एक बेलनाकार छोटी छड़ के रूप में होता है। इसके एक सिरे पर हेड बना होता है और दूसरे सिरे को पूंछ या टेल कहा जाता है। रिवेटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें रिवेट को प्लेटों के छेदों में डालकर उसकी पूंछ को पीटकर एक और हेड बना दिया जाता है जिससे प्लेटें मजबूती से जुड़ जाती हैं। रिवेट आमतौर पर नर्म और लचीली धातुओं जैसे माइल्ड स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम या पीतल से बनाए जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से पीटा जा सके। रिवेट के मुख्य भागों की बात करें तो इसमें तीन प्रमुख हिस्से होते हैं। हेड जो रिवेट का ऊपरी हिस्सा है, शैंक या बॉडी जो बीच का बेलनाकार भाग है जिसकी लंबाई प्लेटों की मोटाई के अनुसार तय होती है, और पूंछ टेल जिसे रिवेटिंग के समय पीटकर हेड का आकार दिया जाता है। रिवेट का साइज हमेशा उसके शैंक के व्यास डायमीटर से मापा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे रिवेट के विभिन्न प्रकारों पर जिन्हें उनके हेड की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले आता है स्नैप हेड रिवेट। इसका हेड अर्ध गोलाकार होता है और इसका उपयोग सामान्य संरचनात्मक कार्यों स्ट्रक्चरल वर्क्स में सबसे अधिक होता है। पैन हेड रिवेट बहुत मजबूत होता है और इसका उपयोग भारी निर्माण कार्यों जैसे जहाज़ों के ढांचे बनाने में किया जाता है। काउंटर शंक हेड रिवेट का उपयोग वहां होता है जहां हम चाहते हैं कि रिवेट का हेड सतह से बाहर न निकले और सतह बिल्कुल समतल रहे। इसके अलावा कोनिकल हेड रिवेट का उपयोग हल्के कार्यों और सजावटी कामों के लिए किया जाता है। रिवेटिंग की प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा करने के लिए कुछ हस्त औजारों हैंड टूल्स की आवश्यकता होती है। इनमें रिवेट सेट का कार्य प्लेटों को आपस में सटाकर रखना है।
डॉली का उपयोग रिवेट के पहले से बने हेड को सहारा देने और उसे खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। रिवेट स्नैप का कार्य पिटी गई पूंछ को एक सुंदर और सही आकार देना है। अंत में ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है ताकि प्लेटों के छेदों को एक सीध में लाया जा सके। अब बात करते हैं रिवेटिंग की विधियों की। रिवेटिंग दो प्रकार से की जाती है, ठंडी रिवेटिंग कोल्ड रिवेटिंग और गर्म रिवेटिंग हॉट रिवेटिंग। छोटे व्यास वाले रिवेट्स 8 मिलीमीटर तक को बिना गर्म किए ही पीटा जाता है, जबकि बड़े व्यास वाले रिवेट्स को लाल गर्म रेड हॉट करके छेदों में डाला जाता है। गर्म रिवेटिंग का लाभ यह है कि ठंडा होने पर रिवेट सिकुड़ता है, जिससे जोड़ और भी अधिक मजबूत और लीक प्रूफ हो जाता है। जब हम दो प्लेटों को जोड़ते हैं तो जोड़ों के प्रकार टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को समझना जरूरी है। मुख्य रूप से दो प्रकार के जोड़ होते हैं, लैप जॉइंट इसमें एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर रिवेटिंग की जाती है। ये सिंगल रिवेटेड या डबल रिवेटेड हो सकता है। बट जॉइंट इसमें दो प्लेटों के सिरों को एक दूसरे के करीब सटाकर रखा जाता है और उनके ऊपर एक या दो कवर प्लेट स्ट्रैप रखकर रिवेटिंग की जाती है। ये जोड़ लैप जॉइंट की तुलना में अधिक मजबूत होता है। छात्रों, बॉयलर या टैंक जैसे कार्यों में जोड़ का केवल मजबूत होना काफ़ी नहीं है, उसे तरल रोधी लीक प्रूफ भी होना चाहिए। इसके लिए दो विशेष क्रियाएं की जाती हैं। कॉल्किंग इसमें एक संकीर्ण धार वाले औजार कॉल्किंग टूल से रिवेट के किनारों और प्लेट के किनारों को दबाया जाता है। फुलिंग इसमें प्लेट की पूरी मोटाई के बराबर चौड़े औजार का उपयोग किया जाता है ताकि जोड़ पूरी तरह से सील हो जाए। एक कुशल फिटर को रिवेटिंग के दोषों फॉल्ट्स इन रिवेटिंग की पहचान होनी चाहिए। कभी कभी रिवेट का शंक बहुत लंबा होने से हेड टेढ़ा बन जाता है, या यदि छेद बहुत बड़े हों तो रिवेट ढीला रह जाता है। यदि प्लेटों के बीच में चिप्स या गंदगी रह जाए तो जोड़ कभी भी लीक प्रूफ नहीं बनेगा। इसलिए काम शुरू करने से पहले सफाई का विशेष ध्यान रखें। अंत में, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह याद रखें कि रिवेटिंग करते समय हमेशा सुरक्षा चश्मे गॉगल्स पहनें, क्योंकि हथौड़े की चोट से धातु के छोटे कण उड़कर आंखों में लग सकते हैं। साथ ही गर्म रिवेटिंग के दौरान चिमटे टोंग्स का ही प्रयोग करें। छात्रों, यह अध्याय रिवेटिंग की तकनीकी समझ और अभ्यास पर आधारित है। रेलगाड़ी के डिब्बे हों या बड़े कारखानों की छतें, हर जगह रिवेटिंग की अपनी भूमिका है। मुझे उम्मीद है कि इन बारीकियों को समझने के बाद आप वर्कशॉप में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।